हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत जैन। आई वेलकम यू ऑल टू साइकिल सिंप्लीफाइड। वेलकम टू अवर सीरीज़ जहाँ पर हम एनसीईआरटी के कंसेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्लास 11 एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स पहले ही कर चुके हैं। आपको लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट, कंप्लीट एनसीईआरटी टॉपिक्स ऑफ क्लास नंबर 11। इसके अलावा क्लास नंबर 12 के एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जो टॉपिक है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी रिलेटेड है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, हम बात करेंगे कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, पूरी की पूरी साइकिल क्या होती है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि हम कैसे कोप अप कर सकते हैं विद स्ट्रेस। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। देखिए, हमारा जो फाउंडेशन बैच है साइकोलॉजी का, जहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 7 जून 27-28 के लिए बैच रहेगा। इसके अलावा हमारे जो मेंटरशिप बैचेस हैं, जहाँ पर हम एडवांस आंसर राइटिंग पर फोकस करते हैं, लाइव आंसर राइटिंग होती है। आप देखोगे इतने सारे रिजल्ट वहाँ से निकल के आए हैं। ये बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। हर महीने हमारा बैच स्टार्ट होता है। अब हमारी वेबसाइट पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगी, हम आप दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर कि व्हेन चैलेंजेस बिकम स्ट्रेस। आप देखोगे यहाँ पर एक बच्चा है। अब इस बच्चे के सामने काफ़ी सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये किताबें देखने के अलावा आप देखो, इसके अलावा क्या है, इसके मन के अंदर ख्याल आते हैं कि विल आई गेट इनफ मार्क्स, क्या मुझे इनफ मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्या हो गया अगर मैं फेल हो गया तो, क्या हो गया अगर मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया तो इस तरीके के थॉट जो हैं वो उसके माइंड के अंदर आ रहे हैं। अब इन थॉट की वजह से क्या होता है, उसको एंजाइटी होती है, उसको स्वेटिंग होती है और उसको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो आप देखोगे ये पूरी स्ट्रेस की एक चेन होती है। फॉर एग्जांपल, आपका एग्ज़ाम है टुमारो, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपने क्या किया, उसको नेगेटिव अप्रेजल किया। यानी कि आपने इस इवेंट को इस तरीके से अप्रेजल किया, इस तरीके से समझा कि जो कल मेरा एग्ज़ाम है ना, ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है, ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी की नहीं है और मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। तो ये नेगेटिव अप्रेजल, नेगेटिव थॉट आपके मन में आते हैं। इसकी वजह से आपको क्या होती है, आपको होती है एंजाइटी। अब उस एंजाइटी की वजह से आपको नींद नहीं आती, तो आपकी नींद खराब होगी। उस नींद की वजह से, उस नींद ना आने का असर दिखेगा आपकी बॉडी के ऊपर। तो डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए फाइनली जाओगे तो आपका माइंड होगा पूरा का पूरा ब्लैंक। देखिए, ये आपने एग्ज़ाम दिया, ये पूरा का पूरा माइंड इस बच्चे का क्या है, ब्लैंक हो चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज चेन। ये आपकी जो चेन है, एग्ज़ाम के बारे में टेंशन लेना, उसके बारे में सोचना, उसकी तैयारी ना कर पाना, फिर उसको नेगेटिव अप्रेजल करना। आप देखोगे कभी कभी ज़िंदगी में अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो, तो भी बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। ओके, तो लेकिन अगर आपने नेगेटिव अप्रेजल ही कर दिया तो यहाँ से काम खराब होना शुरू हो जाएगा। आपको होगी एंजाइटी, नींद पूरी आएगी नहीं, फिजिकल सिम्टम्स, और फिर एग्ज़ाम हॉल में आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ द चेन ऑफ द स्ट्रेस। इसके अलावा देखिए, आप एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल आपको और देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई क्रिकेट में नंबर 11 पे आता है एक बैट्समैन। ओके, तो नंबर 11 पे जो बैट्समैन आएगा तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, मैं कैसे खेलूंगा, मैं नहीं खेल पाऊंगा। ओके, तो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर नहीं खेल पाए, तो मैं इसको कोप अप कैसे करूंगा। तो उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर स्ट्रेस आ गया। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ओके, ऑन द अदर हैंड, ओपनिंग बैट्समैन को क्या लगेगा कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा चैलेंज है, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी। डेफिनेटली उसे काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रखी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में जो इवेंट होती है ना हमारी, दीज आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेसफुल। हम उन इवेंट को किस तरीके से देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अप्रेजल, जो मैंने आपको शब्द इस्तेमाल किया, अप्रेजल। तो आपका एग्ज़ाम है कल, करेक्ट, तो आपका कल एग्ज़ाम है, भले ही आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे देख रहे हैं, आप उसको कैसे अप्रेजल कर रहे हैं, आप उसको कैसे समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, क्रिकेट मैच के अंदर सिचुएशन तो सेम है, लेकिन अप्रेजल डिफरेंट है। उसको समझने का तरीका, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सामने आप देखोगे 2 बच्चे हैं या दो अलग अलग एम्प्लॉय हैं, उनके सामने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, तो एक एम्प्लॉय ने तो कोप अप कर लिया, उसको हैंडल कर लिया, लेकिन दूसरे के अंदर बर्नआउट आ गया, एंजाइटी आ गई। तो उसका मतलब क्या होगा, दूसरा वाला जो एम्प्लॉय है वो उसको सही तरीके से अप्रेजल नहीं कर पा रहा है, उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। इवेंट तो दोनों सेम है। तो उसका मतलब लाइफ इवेंट आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस डिपेंड अपॉन हाउ वी आर गोइंग टू अप्रेस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर चैलेंज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसी तरीके से हम स्ट्रेस को समझते हैं। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, ये एक देखिए, ये एक साइकिल होती है, यूज स्ट्रेस टू डिस्ट्रेस।
ओके, अब कहने का मतलब क्या है, देखिए डेली लाइफ में ऐसा भी नहीं है कि देखो स्ट्रेस ना होना भी ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा तो आपके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस भी रहती है, तो आप काम भी करते हो। मान लीजिए आप एक रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, ये एक रोड है, ओके, तो रोड पे आप जाते हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी अलर्ट नहीं है। अब स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर अराउजल आएगा, आप अलर्ट रहोगे, तो आप अलर्ट नहीं है तो आप सही से क्रॉस नहीं कर पाओगे इस रोड को, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, एक नॉर्मल चैलेंज होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है टू एनी काइंड ऑफ चैलेंज, इसका होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब जाके काम खराब हो जाता है। तो देखिए इस शब्द को हम क्या कहते हैं, इस शब्द को कहते हैं हम यू स्ट्रेस, यानी कि यू स्ट्रेस इज़ अ काइंड ऑफ गुड स्ट्रेस। ये आपका क्या होता है, ये आपका अच्छा वाला स्ट्रेस होता है, ओके। तो आप देखोगे टेम्परेरी स्ट्रेस कैन मेक अस अलर्ट एंड विजिलियंट, क्योंकि इससे क्या होगा, वी मोबिलाइज एफर्ट एंड सपोर्ट टू फेस चैलेंजेस, इफ हैंडल वेल स्ट्रेस इम्प्रूव सर्वाइवल। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस एक तरीके से हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। तो आपको सर्वाइव करना है ना ज़िंदगी के अंदर, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना तो ज़रूरी है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, देख लेंगे जो होगा, तो फिर क्या होगा, आप तैयारी करोगे नहीं, आपके अंदर मोटिवेशन होगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप एक बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हैं और आप पूरा रिलैक्स होके जाएंगे, केयरलेस होके जाएंगे, तो काम खराब हो जाएगा, है ना। वो डेंजरस रोड है, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकलनी है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना तो आवश्यक है, तभी आपका काम क्या होगा, आप काम सही हो पाएगा। तो स्ट्रेस आपको हेल्प करता है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। आपका कल एग्जाम है, हल्का बहुत स्ट्रेस होगा तो आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे, किताबों को इकट्ठा करोगे, आप उसके हिसाब से फिर काम करने की कोशिश करोगे। इसी तरीके से आप देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपको एक बहुत बड़ी एनालॉजी देखने को मिलेगी, स्ट्रेस इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, अप्लायंसेस काम करेंगे, है ना। आपको घर में ट्यूबलाइट चालू करनी है या फैन चलाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी विल गिव एनर्जी एंड मेक अप्लायंसेस वर्क, ओके। लेकिन ऐसे ही मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने दी और उसकी वजह से जो अप्लायंसेस जल गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई हाई, तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो सिमिलरली थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो काम खराब हो जाएगा। टू लिटिल स्ट्रेस यानी कि लो करंट नहीं चाहिए, अगर इससे क्या होगा, लो मोटिवेशन। लेकिन बैलेंस करंट होना बहुत आवश्यक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अपन यू स्ट्रेस। ये आपके अंदर एनर्जी देगा, आपके अराउजल को इंक्रीज करेगा और आपके परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा। और इसी तरीके से अगर एक्सेस करंट हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रेस, इससे काम खराब हो जाएगा। टू मच स्ट्रेस हार्म योर परफॉर्मेंस एंड विल कॉज वियर एंड टीयर, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो देखिए ये हमारी एक साइकिल होती है, स्ट्रेस इज़ यूजफुल अगर आपका इस मात्रा के अंदर स्ट्रेस होता है तो, ओके। ये हमारा याक्स डॉटसन लॉ भी होता है, आप देखोगे इसके अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। तो देखिए टू लिटिल स्ट्रेस, तो यानी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत कम आएगा, आपकी बॉडी के अंदर अराउजल बहुत कम है। ऑप्टिमल स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी के अंदर अराउजल होगा, आपकी बॉडी के अंदर अराउजल होगा तो आप काम कर पाओगे। तो मतलब कि मॉडरेट स्ट्रेस होना आवश्यक है, ऑप्टिमल स्ट्रेस होना आवश्यक है, ये हमारा बेस्ट लेवल होता है। और अगर टू मच हो गया तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं कि नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड, ठीक है। तो तनाव, हर तरीके का तनाव गलत नहीं है, थोड़ा बहुत तनाव होना अच्छा भी होता है। यू स्ट्रेस इज हेल्पफुल, ये आपको एनर्जाइज रखेगा। यू स्ट्रेस कैन टर्न इनटू डिस्ट्रेस, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगा। स्ट्रेस क्या हो गया आपका, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड कोपिंग एबिलिटी। तो ये डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस क्या हो गया, आपकी बॉडी से एक रिस्पॉन्स निकल के आएगा। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, एनीथिंग प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो मान लीजिए आपका एग्जाम है, तो एग्जाम क्या हो गया, आपका स्टिमुलस हो गया। उस स्टिमुलस की वजह से, एग्जाम की वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और आपकी बॉडी के अंदर का जो बैलेंस है ना, उसको डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है। हम हर एक इंसान चाहता है कि वो बैलेंस में रहे, हर एक इंसान चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो स्ट्रेस हुआ तो बॉडी ने इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस कर दिया। फिर आपका एग्जाम है, आप देखोगे तैयारी करने की कोशिश करोगे, तैयारी आपकी हो गई तो वापस से इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन अगर तैयारी नहीं हो पाई तो इक्विलिब्रियम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो अगर आपने कोप अप कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी कोपिंग एबिलिटी से उससे ज़्यादा एक्सीड हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर काम खराब हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, दिस इज़ हाउ यू कैन समराइज ऑल दिस थिंग्स। आप बस ये डायग्राम देखेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ स्ट्रेस हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द होता है स्ट्रेस का, इसका ऑरिजिन होता कैसे है। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक वर्ड है स्ट्रिक्टस, टाइट एंड नैरो, और स्ट्रिंजर का मतलब होता है टू टाइटन, ठीक है। तो स्ट्रेस इज ऑफन एक्सपीरियंस्ड एज इनर टाइटनेस
कंस्ट्रिक्शंस, मसल टेंशन एंड चेंज इन ब्रीथिंग। तो आप देखोगे ये बात आपको समझ में आ जाएगी अभी तक कि स्ट्रेस जो होता है ना, इसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। जब भी आपको टेंशन होती है तो आपके में मसल टेंशन होगी, आपको घबराहट होगी अंदर से, तो आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस निकल के आएंगे। ऐसा होगा जब भी आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, टू टाइटन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, आपकी चेस्ट टाइटन हो जाएगी, आपको इनर टाइटनेस फील होगी, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ अनईजीनेस सा है। तो इसकी वजह से ये क्या है, आपका स्ट्रेस का एक सिम्टम हो गया। तो यहाँ से हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है स्ट्रेसर और दूसरा होता है स्ट्रेन। अब इनको समझिएगा। देखिए स्ट्रेसर क्या है, स्ट्रेसर वो चीज़ है जो बाहर से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बाहर से आपको नॉइस आ रहा है, बाहर से क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, डेली कम्यूट आप करते हो, आपके रिलेशनशिप बहुत बेकार हैं, ये स्ट्रेसर्स हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी दीज आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ओके। इसकी वजह से आपकी बॉडी में टाइटनेस निकल के आएगी, इनर टाइटनेसनेस। तो ये क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेसर बाहर से आया, उसने स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट किया, उसकी वजह से एक स्ट्रेन आया आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रेसर्स क्या हो गया, दीज आर द इवेंट दैट ट्रिगर द बॉडीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स, द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो इन सब के लिए जो आपका रिएक्शन होगा, अगर आप इनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने हैंडल कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेन निकल के आएगा, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट, स्ट्रेस को समझाने के लिए हमारे पास एक स्कॉलर पर्सपेक्टिव भी निकल के आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे पास में, आप देखोगे हैंस सेली, ठीक है। इनको स्ट्रेस के कंटेक्स्ट से बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च भी कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, स्ट्रेस जो होता है ना, इट इज़ द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड, ठीक है। तो वॉट एवर द कॉज मे बी, द बॉडी विल शो अ जनरल स्ट्रेस पैटर्न, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एग्जाम का प्रेशर है, या आपको इलनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, या कोई डर आपको लग रहा है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ हार्ट रेट इंक्रीज होगा, मसल टेंशन बढ़ेगी, हार्मोनल चेंज निकल के आएगा, अलर्टनेस निकल के आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड। कोई भी डिमांड होगा तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज निकल के आएगा। अब हैंस सेली ने क्या कहा, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफिक से मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को निकल के आ रहा है, कोई भी स्टिमुलस कुछ ही प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो आपके अंदर की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस निकल के आया। तो इसी वजह से क्या होता है, कुछ लोग इनको क्रिटिक भी करते हैं, कुछ लोग मना भी करते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज आर नॉट फुली जनरल, डिफरेंट स्ट्रेसर्स एंड डिफरेंट इंडिविजुअल में शो डिफरेंट पैटर्न रिस्पॉन्स। तो हैंस सेली ने कहा कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसकी वजह से ऐसा निकल के आएगा, इसकी वजह से ऐसा निकल के आएगा, इसकी वजह से इतना ज़्यादा निकल के आएगा, इसकी वजह से इतना कम निकल के आएगा। तो इसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज़ नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली जनरल। अलग अलग स्ट्रेसर की वजह से अलग अलग चीज़ें जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं उनकी वजह से अलग अलग रिएक्शन आपकी बॉडी निकाल सकती है। फॉर एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट है, एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से वो साइलेंट हो गया, चुपचाप हो गया, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है लेकिन फिर भी अपना काम कर रहा है। एक दूसरा बच्चा है, वो बच्चा रेस्टलेस हो गया, तीसरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, चौथे बच्चे ने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो होती है ना, वो स्ट्रेस को एक फिक्स बायोलॉजिकल रिएक्शन की तरह नहीं देखती, जैसा इन्होंने बोला था। जो मॉडर्न साइकोलॉजी होती है वो कहती है कि भाई स्ट्रेस के अंदर आपकी पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को समझने के लिए आपका परसेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को समझने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके की सोसाइटी के अंदर रहते हो, ठीक है। तो स्ट्रेस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद बोथ कॉजेज एंड इफेक्ट विच कैन क्रिएट कन्फ्यूजन, ठीक है। तो उन्होंने जनरलाइज कर दिया था इसको, और मॉडर्न जो थ्योरीज़ हैं वो इसको थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि भाई इसके अंदर परसेप्शन, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो आई थिंक ये स्लाइड आपको पूरी समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप स्लाइड देखिए, नेचर ऑफ स्ट्रेस। मतलब क्या कि स्ट्रेस आपकी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, स्ट्रेस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। आपका जो स्ट्रेस होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, मतलब कि सोशल एनवायरनमेंट में जो मौजूद होगा, आपका कल्चर एनवायरनमेंट, आप किस तरीके के इंसान हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस तरीके से उसको अप्रेजल इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, कोपिंग कर पाते हो नहीं कर पाते, क्या आउटकम क्या निकाल के आता है। तो स्ट्रेस इज नॉट लोकेटेड ओनली इन द इंडिविजुअल और द एनवायरनमेंट, इट अराइजेज फ्रॉम देयर ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन
ट्रांजिशन यानी कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी चल रही है, ओके, किस तरीके की इवेंट को आप फेस करोगे, कैसे आपको इंटरप्रेट करोगे, क्या क्या कोप अप मैकेनिज्म लगाने की कोशिश करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे और फिर उसका क्या आउटपुट निकल के आएगा। तो इट इज़ अ डायनेमिक मेंटल एंड कॉग्निटिव स्टेट, ठीक है। अब इसी में देखिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आती है जिसको हम कहते हैं लजारस कॉग्निटिव अप्रेजल, ठीक है। अब देखिए लजारस जो कॉग्निटिव अप्रेजल है, लजारस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने इमोशन को लेकर भी एक थ्योरी हमको देने की कोशिश की थी। तो आप देखिए ये दो तरीके के अप्रेजल हमको बताने की कोशिश करते हैं। एक तो देखिए होता है प्राइमरी अप्रेजल और दूसरा होता है आपके पास सेकेंडरी अप्रेजल, ठीक है। तो अप्रेजल समझ गए आप, इंटरप्रिटेशन, जिस तरीके से आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लजारस ये कहते हैं कि स्ट्रेस डिपेंड करता है कि इंसान किस तरीके से कोई इवेंट को इवेल्युएट करेगा, इंटरप्रेट करेगा। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है प्राइमरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट आपके सामने है तो जज करना कि किस तरीके की वो इवेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है कल, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम है कल आपका, ये आपकी इवेंट है। तो इस एग्ज़ाम को, इस जो आपका एग्ज़ाम है, आप इसको कैसे देखते हो, ठीक है। मतलब पॉजिटिव यानी कि यार एग्ज़ाम है मेरा, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। न्यूट्रल को दिक्कत की बात नहीं, दिस एग्ज़ाम हैज़ नो मेजर इफेक्ट। या फिर नेगेटिव कि कल मेरा एग्ज़ाम है, अब मेरा एग्ज़ाम है तो भाई मैंने तैयारी नहीं की, तो हो सकता है कि मुझे बहुत खतरा हो जाए, मैं फेल हो जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, आपको चैलेंज निकल के आएगा, है ना। तो पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर क्या आएगा, स्ट्रेस। न्यूट्रल होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो स्ट्रेस। नेगेटिव होगा ना तो स्ट्रेस निकल के आएगा। और जब नेगेटिव होगा तो आप देखोगे, चेक करोगे कि भाई क्या हार्म तो नहीं कर रहा मुझे, मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं है, मेरे लिए कोई चैलेंज तो नहीं है। ये सब आप चेक करने की कोशिश करोगे, ये सब आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। इसके बाद जो होता है, इसके बाद आता है सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में जब आपको समझ में आ गया कि मेरा कल एग्ज़ाम है और ये मेरे लिए खतरा है क्योंकि मैंने इनफ तैयारी नहीं की, इसके बाद सेकेंडरी अप्रेजल में आप देखते हो कि क्या मेरे पास इस एग्ज़ाम जो मेरा कल है, इसको कोप अप करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी कि मेरे पास किताबें हैं, ओके, मेरे पास टाइम है, मेरे पास दोस्तों की मदद है, नॉलेज है। तो ये मेंटल रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, मेंटल हो गया या फिजिकल हो गया, पर्सनल, सोशल, ये सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप अप्रेजल करोगे और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि भाई ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर आपको स्ट्रेस जो होगा आपका डिस्ट्रेस में क्रिएट हो जाएगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लजारस की कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखेंगे वाई स्ट्रेस डिफर्स अक्रॉस पीपल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा, क्यों, क्योंकि हर एक इंसान के एक्सपीरियंस, कंट्रोलेबिलिटी और सेल्फ एफिकेसी कॉन्फिडेंस अलग अलग होता है ना। मान लीजिए कोई इंसान है, उसने पास्ट में किसी समस्या को सॉल्व कर रखा है, हैंडल कर रखा है आसान तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच है, उसको पता है कि भाई यहाँ पर कैसे बैटिंग करनी है, उसने हैंडल कर रखा है, तो वो सेम तरीका लगाएगा और उसको वो जो समस्या है वो लेस थ्रेटनिंग लगेगी। कंट्रोलिंग में देखेंगे आप, कंट्रोलिंग में क्या होगा, अगर आपको लगता है कि आपका कंट्रोल है इन सब चीज़ों के ऊपर, देखिए कंट्रोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो आपके अंदर का मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। कल एग्जाम है मेरा, तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज हैं, आई कैन कंट्रोल माई प्रिपरेशन, आई कैन कंट्रोल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है, ठीक है। देन सेल्फ एफिकेसी, आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आपका कितना विश्वास है आपकी खुद की क्षमताओं के ऊपर, खुद की एबिलिटी के ऊपर। तो अगर एक कॉन्फिडेंट पर्सन होगा तो वो सिचुएशन को एज अ चैलेंज और इस तरीके से देखेगा कि मैं इसको हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वाई स्ट्रेस डिफर्स अक्रॉस पीपल। इसी तरीके से टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हम देख लिए, एनवायरनमेंट से होता है, सोशल और साइकोलॉजिकल भी होते हैं। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है माइंड के अंदर, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, या फिर नेगेटिव थिंकिंग का आना, फियर ऑफ फेलियर के बारे में सोचना। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे इसके अंदर, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है, दैट स्ट्रेस डिपेंड ऑन हाउ अ पर्सन अप्रेज द सिचुएशन and whether coping resources are sufficient or not. Stress is subjective, transactional and shaped by perception, control and आपका support, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस के जो रिएक्शंस होते हैं और सिम्टम्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जैसे कि स्ट्रेस रिएक्शन, अब स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, ये डायमेंशंस में आपको हमेशा आंसर लिखने होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, अराउजल इट कुड बी, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल रिएक्शन, आपके अंदर फियर, एंजाइटी, ये सब चीज़ें निकल के आएंगी।
बिहेवियरल रिएक्शंस होंगे आपकी बॉडी के अंदर, कॉग्निटिव रिएक्शंस भी होंगे, आपका कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट निकल के आएंगे, है ना। तो ये सब आप देखोगे ये हमारे स्ट्रेस के रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा देखिए एनसीईआरटी के अंदर एक स्ट्रेस पाथवे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 तरीके के पाथवे हम यहाँ पर देखेंगे, पाथवे नंबर ए एंड पाथवे नंबर बी। पहली बात तो देखिए स्ट्रेस जब भी होता है तो हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है। अब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है ना, तो हाइपोथैलेमस 2 तरीके के पाथवे को एक्टिवेट करता है। पहला जो पाथवे होता है जो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा दैट इज पाथवे नंबर ए। इससे क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम, तो हाइपोथैलेमस आपको पता है हमारा ब्रेन और बॉडी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आप जानते हैं इस चीज़ को, हम समझते हैं। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर है, इससे तुरंत एक्टिवेट किया हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को। जैसे ही कोई सिचुएशन आपके सामने आती है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया और उसने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, यहाँ से 2 तरीके के आप देखोगे हार्मोन रिलीज होंगे, एपिनेफ्राइन और नोरपेनेफ्राइन। अब ये जो होते हैं दीज आर नोन एज कैटेकोलोअमाइन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है कि भाई इस समस्या से भागना है या इस समस्या से लड़ना है। अब ठीक है, समझ में आया। तो नर्वस सिस्टम, उससे एड्रिनल ग्लैंड, देन ये हमारे रिलीज हुए, इससे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स निकल के आ गया। अब ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी को अलर्ट करेगा कि भाई इस समस्या से लड़ना है या भागना है। तो आपकी हार्ट रेट, आपकी ब्रीदिंग, आपकी मसल टेंशन, आपकी बॉडी के अंदर की स्वेटिंग, अलर्टनेस, ये सब एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ब्रेन ने देखा कि भाई कोई डेंजर है, ओके, तो आप इसने तुरंत बॉडी को बोला कि भाई तैयार हो जाओ, इमरजेंसी मशीन अभी चालू कर दो, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स चालू कर दो। तो ये तो हो गया पाथवे नंबर ए। दूसरा होता है पाथवे नंबर बी, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस में एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है, एक पी साइज की ग्लैंड होती है जिस आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये रिलीज करती है क्या, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी एक तरीके से आप देखिए एक आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर सको, है ना। तो एनर्जी फॉर द कोपिंग विद द रिसोर्सेज। तो अगर ज़्यादा कोई सिचुएशन डिमांडिंग है या चैलेंजिंग है तो कॉर्टिसोल अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं पाएगा, ओके, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, आपको स्ट्रेस फील होना क्रिएट हो जाएगा। तो ये 2 तरीके के पाथवे होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स निकल के आता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेस। तो हम देख चुके हैं ये पहले ही, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, इंटेंसिटी लो है या हाई है, शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है ना, कॉम्प्लेक्स सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये किस तरीके से होगा तो ये डिसाइड करेगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो कितना क्रिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने इंटेंसिटी की बात की, तो अगर इंटेंसिटी कम होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है स्ट्रेस की तो काम खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ड्यूरेशन, कम समय के लिए तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हैंडल कर लोगे, लेकिन लॉन्ग समय के, लॉन्ग टर्म के, जैसे लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो डेफिनेटली बहुत लंबा स्ट्रेस हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कल एग्ज़ाम है, एक छोटा सा एग्ज़ाम है तो कोई बात नहीं, लेस कॉम्प्लेक्स, ओके। एग्ज़ाम के साथ साथ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी है, सोशल रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो चुके हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। प्रेडिक्टेबिलिटी, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। एकदम से मान लीजिए आपका अनाउंसमेंट हो गया कि एग्ज़ाम है, कभी भी एग्ज़ाम हो गया फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड सडन हो जाते हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया एकदम से, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना ये, ठीक है। तो ये होता है, ओके, ये हमारे डायमेंशंस होते हैं और इस डायमेंशन की बेसिस पर ये इसके क्या क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए वाई स्ट्रेस डिफर अक्रॉस पीपल। तो ये हम पहली बात कर चुके हैं, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग तरीके की इवेंट होती हैं तो वो वेरी करेगा। जैसे कि हर एक का फिजिकल हेल्थ अलग होता है, ठीक है, हर एक का मेंटल हेल्थ अलग है, हर एक का टेम्परामेंट अलग है, हर एक का सेल्फ कंसेप्ट, कल्चर, रिसोर्सेज, सबके पास मनी, सोशल स्किल्स, कोपिंग स्टाइल्स, ये सबके पास अलग अलग होती हैं। तो ये वेरी करेगा क्योंकि हर एक ज़िंदगी में हर एक इंसान के अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक इंसान क्या करेगा, उस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस फिजिकल भी देखोगे आप, इमोशनल भी देखोगे और आपको बिहेवियरल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। जब हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, मसल टेंशन, पुअर स्लीप, नींद नहीं आएगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स। जब हम बात करें बिहेवियरल सिम्टम्स की, या सेकंड नंबर पे हमारे इमोशनल सिम्टम्स हैं,
तो हमने बात करी ली। इमोशनल सिम्टम्स के अंदर आपको एंजाइटी होगी, आपको फियर होगा, है ना, ये सारे आपके इमोशंस होते हैं, तो ये निकल के आएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बिहेवियर सिम्टम्स, तो आप क्या करोगे, बिहेवियर आपकी बॉडी आपके बिहेवियर के अंदर दिखेगा, भागोगे, रोओगे, रेस्टलेस हो जाओगे, प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू कर दोगे, ओवर ईटिंग, परफॉर्मेंस आपका कम हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, आपके बिहेवियर सिम्टम्स हो गए। ठीक है, ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो ये नेचर ऑफ सिम्टम्स कितना रहेगा, इंटेंसिटी कितनी रहेगी, इन सब के बेसिस पर ये हमारी चीज़ डिपेंड करती है। तो आई होप स्ट्रेस को लेकर आपको समझ में आई होंगी चीज़ें क्या होती हैं। ये एक और स्लाइड इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये हम पहली कर चुके, जो रिपीट हो गया। आपको फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी हैं, ये साइकोलॉजिकल हो गए, ये सोशल स्ट्रेस हो गए, तो ये आप देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं जो हमने पहले कर ली हैं। ठीक है, ओके। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हम कर चुके हैं, लाइफ की इवेंट, आपकी डेली हसल्स, आपकी ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या क्या होती हैं, ये आपके सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रेस को लेकर एक क्लैरिटी मिली होगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। अब देखिए, ये हमने बहुत फटाफट करने की कोशिश की है क्योंकि ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते एनसीईआरटी के ऊपर, लेकिन इन्हीं टॉपिक को हम बहुत डिटेल में करते हैं जब हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है। ये थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट एनालिसिस की जाती है। तो आप चाहें तो हमारा ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल में ये सारे टॉपिक को समझने के लिए। आप दिए गए इन नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। यही चैप्टर रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।